महसूस हो रहा है कि आप लोगों की जो आगे की स्ट्रैटेजी है वो अब मज़ाहमत की पॉलिसी पर आप लोग अमल करेंगे। तो ये ऑडियो वीडियोस किन लोगों की सामने आने वाली हैं, क्या है इसमें, कब 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 की ये ऑडियोज एंड वीडियोज हैं? ये उस वक्त की जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को इख्तिदार से निकाला गया, ये उस वक्त का सारा मामला है जो कि अब मंजर आम पर लाया जाएगा? बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, पहली तो बात यह है कि आपकी मीडिया की खबर है कि ऐसा कुछ जो है वो सामने लाया जाएगा और पता नहीं क्या पॉलिसी होगी। अभी तो पहली पॉलिसी ये है कि मियां साहब के वतन वापस आने का अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हो गया है और जो है वो सबको इंतजार था। और आप लोग हमें जो है रोज पकड़ के पूछते थे कि आ नहीं रहे हैं, वो वतन क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो टेंशन खत्म हुई कि वो वतन आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो है वो हमेशा आप कहती हैं मरीम नवाज खामोश बैठी है। मुझे हैरत होती है कि वो आपको कहाँ खामोश लग रही है। हमारे ऊपर तो एतराज ये है कि मरीम साहिबा बोलती बहुत ज्यादा है और जितनी भी इमरान खान की जो पेशी से मुतल्लिक मामलात थे उसके ऊपर जितने जो है वो तल्ख हकाइक का जिक्र मरीम नवाज साहब ने अपने ट्विटर के साथ किया और डेली उनकी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हमारी पार्टी की जो है वो हो रही है। मरीम नवाज साहब बिल्कुल ना खामोश है ना फारिग कर बैठी है, वो अपना काम कर रही है एज चीफ ऑर्गेनाइजर जिनको दिया गया है। अब आ जाते हैं ये ऑडियो और वीडियो के ऊपर। मुझे नहीं मालूम कि ये जो है ये सामने आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि जरूर सामने आनी चाहिए। खास तौर पर वो तमाम चीजें किसकी हैं ये, आपने सुनी हुई है, आपने देखी हुई है? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बात पूरी करूं अगर कि मैं समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो एक प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए जिस तरह से उनको पनामा में से अकामा निकाल कर फिर ब्रैक्स लॉ की डिक्शनरी में से एसेट की डेफिनेशन लेकर फिर जो है वो मॉनिटरिंग जज लगाकर फिर उसके अंदर अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके उनसे फैसला लेने पर, ये तमाम जो चीजें हैं इसमें बहुत सारे हकायक सामने आ गए। लेकिन अभी बहुत सारे हकायक ऐसे हैं जिनको सामने आना चाहिए, वो पाकिस्तान की अवाम की प्रॉपर्टी है। उनको जो है इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता कि जो आज पाकिस्तान के हालात है वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं इससे। अगर 2016 में ये साजिश ना हुई होती पनामा वाली तो आज पाकिस्तान के ये हालात मुआशी तौर पर भी ना होते। 2016 में पाकिस्तान को जहां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था इस पनामा की स्टोरी से पहले, उस वक्त 3% महंगाई थी, 6% जीडीपी था। हम अपना जो है वो कर चुके थे, आईएमएफ का प्रोग्राम खुदाफिज कर चुके थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत वाहिद हुकूमत जिसने आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया था। जो कुछ आप लोगों के साथ 2016 में हुआ, ठीक है, उसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन ये पिछले 16 महीने भी तो आप ही लोगों की हुकूमत थी ना? बिल्कुल हमारी हुकूमत थी, बहुत सारी फौज में बगावत की कोशिशों के साथ, बहुत सारे धरने और इंस्टेबिलिटी के साथ, बहुत सारी ऐसी अपीलों के साथ कि बैरून मुल्क पाकिस्तान में पैसे मत भेजिए, इस तरह की बातों के साथ कि सैलाब जरदान को पैसे जो है वो पाकिस्तान में नहीं आने चाहिए, आईएमएफ को खत लिखे जाए, फोन किए जाए कि प्रोग्राम पाकिस्तान को जो है वो ना मिल सके। ये इन तमाम अफरा तफरी और इन तमाम मामलात के अंदर हमारी 16 महीने की हुकूमत थी। और उस 16 महीने उस्मा साहिबा, ये हमारे अंदरूनी मामलात है, लेकिन इस वक्त जो आवाम फेस कर रही है वो आईएमएफ का वो मामला जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ऑन ट्रैक ले आए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये हुकूमत की नाकामी थी ना, फिर सागडर साहब उसको खींचते रहे, फिर वो 9th रिव्यू कितनी मुश्किल से जाके हुआ। तो ये आप ही की हुकूमत की नाकामी है और शायद यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से आप लोगों को ये वाली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी है, क्योंकि सेल करने के लिए इस वक्त हुकूमत के पास, आप लोगों के पास कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह का करम है, हमारे पास सेल करने के लिए ये मौजूद है कि जून में जब इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 2 महीने हो चुके थे और तभी कहना शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है। और ब्लूमबर्ग और बड़ी बड़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जून से आगे नहीं जा पाएगा पाकिस्तान की। और ये जो आप कह रही है कि डार साहब की जो है वो गलती क्या है, डार साहब की गलती यह है कि वो पाकिस्तान के लिए निगोशिएट कर रहे थे, पाकिस्तान की आवाम के लिए निगोशिएट कर रहे थे और वो चाहते थे कि इतना सख्त प्रोग्राम जो पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ एक इतना बड़ा इमरान खान ने घिनौना खेल खेला कि उस प्रोग्राम को जो है वो डिफाई किया। उसके बाद वो रियासत पाकिस्तान को बिलीव करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 80% इकदाम पहले पूरे कराए, एक एक बात को उन्होंने चेक रखा। वो इसहाक डार साहब पाकिस्तान का जो है वो कदमा लड़ रहे थे। अगर इसको आप गलती समझती हैं, इसहाक डार साहब ने जून की दिसंबर की अदायगियां की है, इस जून की जाने से पहले भी अदायगियां करके गए, जो बैरूनी अदायगियां थी जो हमने नहीं लिए हुए थे, जो इनके लिए हुए पैसे थे जिसके ऊपर सूद और ये सब इकट्ठा करके
जो है वो हमें हमारे बच्चे मार के ये गए तो थे। आप तस्लीम करें ना उस्मा साहिबा, ये तो तस्लीम करें ना, इसहाक डार साहब नहीं कर सके थे मुआहदा, इसी वजह से तो फिर शहबाज साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा था, उन्होंने सारे मामला फाइनलाइज किए थे और फिर उसके बाद हम ये IMF के प्रोग्राम में गए थे। इसहाक डार साहब समझ रहे थे, इसहाक डार साहब एक तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अगर वो जो है बगैर किसी चूच रहा के उनकी तमाम बातें मान ली जाती तब आप कहते पाकिस्तान का किसी ने बात ही नहीं की। लेकिन इसहाक डार साहब को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की रियासत के साथ जो ब्लफ किया इमरान खान ने, उसकी इतनी बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी और किसी भी सूरत मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, दीगर मेहमानों के लिए उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। ठीक, उस्मा साहिबा जो बोलती हैं मरियम साहिबा और जो नवाज शरीफ भी को पिछले दिनों बोले हैं, एक उन्होंने फिर नाम लिया जनरल बाजवा, जनरल फैज, हम ये सुनते रह गए, खोसा, साकिब निसार, वो बाजवा, वो फैज की बाकियात, वो फलां, वो ढमकां, तस्वीरें बाकायदा तौर पर हमारे जहनों पर नक्श हैं। क्या हुआ जी उनका? ये वो पहले भी ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी ना 5 लोगों के खिलाफ। इन पर जी, अब इन पर अमल कब करना है और इन पर अमल होगा भी या नहीं? वो ही इंसान जिसको आपने अपने वोट से एक्सटेंशन दी, आप उसी के खिलाफ कह रहे हैं कि वो आपकी हुकूमत को डुबाया था। उसने, उसका ये काम था कि वो अदलिया को कहता कि आपको निकाल बाहर करें, अदलिया ने ये सोच लिया था कि वो बाहर कर देगी आपको। ये तमाम चीजें नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं, तो हमें बता दें कि उन्होंने एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया था और इतने दिन तक खामोश क्यों? फिर ये अदम एतमाद में उनके साथ एक कोऑपरेशन क्यों थी? उसके बाद इतनी खामोशी क्यों थी? यौम शोहदा पर जब जनरल बाजवा साहब मौजूद थे तो उस वक्त ये कहाँ थे? इनका ये जो दुश्मन वाला लहजा था, उस दिन मरियम साहिबा क्यों खामोश थी? उस दिन नवाज शरीफ साहब कुछ क्यों नहीं बोले थे? उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने याद क्यों नहीं कराया था? तो मेरा ये ख्याल है इस मुल्क में ये अवाम को बेवकूफ बनाना बंद कर दें। आप लोगों की डीलें हो जाती हैं जबरदस्त, आपको ढील मिल जाती है जबरदस्त, नहीं मिलती आप अवाम के पास रोने आ जाइएगा कि हमारे साथ तो ये हो गया, हमें इसने ये कर दिया, हमें उसने वो कर दिया। आप पाकिस्तान के हर शहर में जाके बताइएगा कि कौन कौन से सवालात हैं पाकिस्तान की तारीख में जिनके जवाबात हमें नहीं मिले। लेकिन जब आपको ढील मिल जाए तो फिर आप वही पॉइंट पे आ जाइएगा जहाँ पे आज अवाम आपके गले पकड़ने को तैयार है। आपकी एक सिविल नाफरमानी की पूरी मुहिम का आगाज हो रहा है। जमात इस्लामी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह आ गई है। अगर आप ये नहीं देख रही हैं, अगर आप ये नहीं समझती ये एक बड़ा चैलेंज होगा, आप ये समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आ जाने से इस मुल्क में कोई काया पलट जाएगी, कोई अवाम में कोई ढारस आ जाएगी, वो समझेंगे जी आज हमारे तमाम दुख दूर हो गए हैं, हमारी बिजली कम हो गई है, हमारा तो उसके लिए जरूरी है कि पहले ग्राउंड रियलिटीज को देख लें। जी बिल्कुल बिल्कुल 31 पे कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। अच्छा उस्मा साहिबा, कल एहसन इकबाल में आगे बढ़ी हूँ क्विकली, मैडम मुझे बताइए कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जी सवाल के साथ सवाल भी ले लीजिए फिर रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा साथ साथ। कल एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। वो कह रहे हैं कि हमें यकीन दिलाया गया था कि हल्का बंदियों में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये कहिएगा ये कंफ्यूजन है या गलत बयानी है, ये हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए पहले आपकी इस बात का जवाब देते थे क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें आमिर ज़ियाद साहब की भी और सना की भी बातों का जवाब देना है। पहली तो बात यह है कि जो हल्का बंदियां हैं कौमी असम्बली के लेवल के ऊपर, उसकी जरूरत नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा मेजर शब्द नहीं है। लेकिन जो सूबाई असम्बलियों की जहां तक हल्कों की बात है, उसके अंदर यकीनन कुछ खास तौर पर अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो उसके अंदर बहुत सारी सीटों की एडजस्टमेंट होना बाकी है। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीटें कम हो रही हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की सीटें बढ़ रही हैं। अब ये वन वोट जो है 1 पर्सन 1 वोट की वायलेशन है कि आप कहेंगे जी आप उनको जो है वोट डालने ना दें, आप रहने दें, ये जितनी सीटें हैं बस आप इलेक्शन करा दें 90 दिन के अंदर। और ये क्या मुराद अली शाह साहब जो है पहली दफा जो है वज़ीर आज़म बने थे, उनको मालूम नहीं था कि वो जो है मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अंदर जो है वो क्या वोट दे रहे हैं, क्या उन्होंने जो है वहां पर वो कह रहे हैं हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि डिले नहीं होंगे। नहीं तो डिले तो नहीं हो सकते ना, डिले तो नहीं हो रहे हैं। अब एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन डिले तो नहीं हो रहे, डिले होने भी नहीं चाहिए। और हम तो हमारा मकसद तो ये रिक्वेस्ट करके है इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को और जल्दी कर लें। ये दिसंबर तक जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले अगर कर ले तो ज्यादा बेहतर है, इसको ज्यादा स्विफ्टली कर ले। बल्कि साथ साथ जो वोटर लिस्ट है उसका काम भी कंप्लीट करें ताकि इलेक्शन के अंदर जल्द अज जल्द जाया जा सके। अब 2-3 बातें मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करती। पहली बात तो सना की बात, उस्मा साहिबा अगर मुझे आप टाइम दे दें मैं ब्रेक के बाद वापस आके आपका जवाब ले लूं, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक ब्रेक लीजिए।